क्या हो अगर किसी को ऐसे व्यक्ति का कॉल आए जिसकी मृत्यु आज से 30 साल पहले हो चुकी है और अब उस व्यक्ति को पता है कि उसकी मृत्यु कैसे होगी, तो क्या वो अपनी मृत्यु का समय टाल पाएगा? बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग फ्रीक्वेंसी। ये कहानी शुरू होती है सन 1969 में, जहां पर एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम फ्रैंक है। ये एक फायर फाइटर है। फ्रैंक की पत्नी का नाम जूलिया है जो कि नर्स है, और उसका एक बेटा है जिसका नाम जॉन है। ये अभी 6 साल का है। फ्रैंक अपने परिवार के साथ बहुत खुश है, और एक दिन जब वो अपने घर के बाहर होता है तो वो आसमान में देखता है कि रंग बिरंगी कई सारी तरंगे होती हैं। इन तरंगों को ऑरोरा बोरेलिस कहा जाता है, जो कई सालों में एक बार देखने को मिलती है। धीरे धीरे वक्त बीतता है और वक्त आता है सन 1999 का। फ्रैंक का बेटा जो 6 साल का था, जिसका नाम जॉन था, अब वो बड़ा हो चुका है, लेकिन उसकी जिंदगी में कोई भी खुशी नहीं है। उसकी गर्लफ्रेंड भी उसे छोड़कर जा चुकी है। और जॉन के पिता फ्रैंक की मृत्यु सन 1969 में, उस रात के कुछ दिनों बाद, जिस रात उन्होंने अपने घर की छत पर तरंगे देखी थी, एक एक्सीडेंट में हो गई थी। जॉन इस घर में अब अपनी मॉम के साथ रहता है। एक दिन जॉन का दोस्त और उसका छोटा बेटा इस घर में आते हैं, और जॉन के दोस्त का बेटा उसका कुछ पुराना सामान निकालता है, और वो सामान में देखता है कि जॉन के डैड का एक पुराना रेडियो भी होता है, जो उस जमाने में इंफॉर्मेशन लेने और देने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। उस जमाने में इस रेडियो को रखने के लिए खास लाइसेंस की जरूरत होती थी, पर आज इसकी कोई कीमत नहीं है। दुनिया के लिए सिर्फ ये कबाड़ा है। जॉन का दोस्त इसे ऑन करता है और तभी उसकी पत्नी आ जाती है, इसीलिए जॉन के दोस्त को और उसके बेटे को यहाँ से जाना पड़ता है। जॉन अकेला बैठकर टीवी देख रहा होता है, और तभी टीवी पर न्यूज आती है कि आजकल आसमान में अरोरा बोरेलिस तरंगे देखने को मिल रही हैं, और ऐसा पूरे 30 साल बाद हो रहा है। ये वही तरंगे हैं जो आज से 30 साल पहले जॉन के पिता फ्रैंक ने अपने घर के ऊपर देखी थी। और इसके कुछ ही पल बाद जॉन के दोस्त ने अभी अभी जॉन के पिता फ्रैंक का जो रेडियो निकाला था, उस पर किसी की आवाज आना शुरू हो जाती है। जॉन उस आदमी से बात करता है। जॉन को नहीं पता कि दूसरी तरफ कौन है। वो आदमी बेसबॉल के कैसे मैच के बारे में बात करता है जो आज से 30 साल पहले हो चुका है, जो जॉन ने अपने बचपन में देखा था। वो आदमी कहता है कि कल जो मैच होगा उसमें हमारी टीम कभी हार ही नहीं सकती। जॉन कहता है कि उस टीम में हार हुई थी, और वो ये भी बताता है कि टीम कैसे हारी थी। वो आदमी उसकी बात को सीरियस नहीं लेता। पर यहाँ पर एक बात बहुत अजीब होती है। दोनों तरफ टीवी पर न्यूज चल रही होती है, और ये न्यूज होती है ऑरोरा बोरेलिस तरंगों के बारे में। एक तरफ जहाँ जॉन है वहां पर कलर टीवी है, और दूसरी तरफ जो अनजान आदमी है वहां पर ब्लैक एंड व्हाइट टीवी है। ऐसा लगता है कि ये कोई और जमाना है। अब अगले दिन वही आदमी एक बार फिर से जॉन से संपर्क करता है, और वो कहता है, तुमने कैसे किया? मैच के बारे में जो तुमने बताया था वो सब कुछ वैसे ही हुआ। जॉन उस अनजान आवाज से कहता है कि शायद तुम मुझसे मजाक कर रहे हो। जिस मैच के बारे में तुम कल बात कर रहे थे वो 30 साल पहले हो चुका है, और उस मैच को मैंने अपने घर से देखा था। और वो उसे अगले मैच के बारे में भी बताता है कि अगले मैच में क्या होगा। तभी उस आदमी के कमरे में जो जॉन से रेडियो पर बात कर रहा होता है, एक बच्चा आता है। ये उसका बेटा है। उसका बेटा बोलता है, डैडी कमरे में चलिए। उसके डैडी कहते हैं कि लिटिल चीफ तुम चलो, मैं अभी आया। और जब दूसरी तरफ जॉन लिटिल चीफ सुनता है तो पूरी तरह से हैरान हो जाता है, क्योंकि उसके डैड भी उसे लिटिल चीफ कहा करते थे। इसके बाद जॉन उस आदमी का नाम पूछता है। वो कहता है कि मेरा नाम फ्रैंक है, और जॉन के डैड का नाम भी फ्रैंक था। जॉन उस आदमी से उसका एड्रेस पूछता है, और वो वही एड्रेस बताता है जिस एड्रेस पर इस वक्त जॉन बैठा हुआ है। जॉन ये सब सुनकर पूरी तरह से हैरान होता है। जॉन उस आदमी से पूछता है कि तुम जानना चाहते हो कि मुझे मैच के बारे में कैसे पता? वो कहता है कि हाँ। जॉन उसे बताता है कि आज से 30 साल पहले मैंने इसी घर में, जहां पर मैं इस वक्त हूँ, जो एड्रेस तुमने बताया था, वहां पर उस मैच को देखा था। और मेरे पिता का नाम फ्रैंक यानी कि फ्रांसिस पैट्रिक सोलोमन है, और वो बेसबॉल के एक बहुत बड़े फैन थे। और वो गाना भी बताता है जो उसके पिता उसे सोते हुए सुनाते थे। और ये सुनकर दूसरी तरफ जो आदमी है वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है। दरअसल ये जॉन के पिता ही होते हैं, और इस रेडियो के जरिए ये दोनों एक दूसरे से 30 साल के गैप में बात कर पा रहे होते हैं। हालांकि इस वक्त में जॉन के पिता मर चुके हैं, लेकिन ये वो टाइमलाइन है, ये वो वक्त है जब जॉन के पिता जिंदा थे। और आज से ठीक एक दिन बाद यानी कि कल जॉन के पिता की एक एक्सीडेंट में मौत हो जाएगी। लेकिन ना जॉन को यकीन है, ना जॉन के पिता को यकीन है कि ये दोनों एक दूसरे से बात
बात कर रहे हैं और तभी जॉन के पिता जो सिगरेट पी रहे होते हैं उनके हाथ से वो गिर जाती है और टेबल जल जाता है, जिसकी वजह से जॉन जिस वक्त में होता है यानी कि आज से 30 साल बाद वहां पर भी टेबल पर काला निशान आ जाता है। और ये देखकर जॉन पूरी तरह से हैरान हो जाता है। वो अपने पिता फ्रैंक से पूछता है कि आपने टेबल जलाई, मैं देख सकता हूँ। और जब फ्रैंक की सारी बातें सुनते हैं तो उन्हें लगता है कि उन पर कोई नजर रख रहा है और वो उसे धमकी देते हैं कि अगर तुमने मेरे बेटे या मेरे परिवार को कुछ करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जॉन कहता है कि आप तो खुद 30 साल पहले मर चुके हैं। फ्रैंक पूछता है कि मैं कब मरा था। जॉन बताता है ठीक आज से एक दिन बाद यानी कि कल एक लड़की को बचाते हुए आपकी जान चली गई थी। आपके सीनियर ने कहा था कि अगर आपने दूसरा रास्ता अपनाया होता तो आपकी जान बच सकती थी। फ्रैंक अपने बेटे जॉन की बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता। दरअसल ये दोनों के दोनों इस वक्त एक ही घर पर और एक ही टेबल पर बैठे हुए हैं, लेकिन ये दोनों अलग अलग टाइम लाइन्स पर हैं। अगले दिन फ्रैंक अपने काम पर जाता है और जब वो बेसबॉल का मैच देख रहा होता है तो इस मैच में भी सब कुछ वही हो रहा होता है जो जॉन ने उसे बताया था। वो पूरी तरह से हैरान और खामोश होते हैं और तभी उन्हें इन्फॉर्मेशन मिलती है कि एक बिल्डिंग में आग लग गई है और जब वे वहां जाते तो इन्हें पता चलता है कि बिल्डिंग के अंदर एक लड़की है। जॉन के पिता फ्रैंक उसे बचाने के लिए जाते हैं और जब वहां से वो निकल रहे होते हैं तो उन्हें अपने बेटे जॉन की बात याद आती है कि अगर उन्होंने दूसरा रास्ता अपनाया होता तो उनकी जान बच जाती। और जिस रास्ते से वो जा रहे होते हैं वो उसे नहीं अपनाते और दूसरे रास्ते से निकलते हैं, जिस वजह से उनकी जान बच जाती है यानी कि उनकी मृत्यु नहीं होती। वहीं दूसरी तरफ ठीक 30 साल बाद जहां पर जॉन जवान है वो अपने दोस्तों के साथ बार में बैठा होता है और उसके दिमाग में और कई नई यादें बनना शुरू हो जाती हैं जहां पर उसके पिता जिंदा होते हैं। और वो अपने दोस्तों से कहता है कि मेरे पिता की किसी एक्सीडेंट में मौत नहीं हुई थी। उसके दोस्त बोलते हैं कि तुम क्या कह रहे हो, तुम्हारे पिता की मृत्यु आज से 10 साल पहले लंग कैंसर से हुई थी क्योंकि वो बहुत ज्यादा सिगरेट पीते थे। यहाँ पर एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि आज से 30 साल पहले जो भी बदलाव होगा उसका पूरा असर जॉन की जिंदगी में उसके आसपास के माहौल में होगा। वहीं जॉन के पिता फ्रैंक को यकीन हो जाता है कि जिससे वो बात कर रहे थे वो और कोई नहीं बल्कि उनका बेटा है जो सन 1999 से यानी कि आज से 30 साल आगे के टाइमलाइन से बात कर रहा है। वो घर जाते हैं और वो उस टेबल पर जहां पर उनका रेडियो होता है वो वहां पर उस लकड़ी पर गोद कर लिखते हैं आई एम स्टिल हेयर चीफ। और यही सन 1999 में जॉन को दिखता है। जॉन अपनी फैमिली फोटोज में देखता है कि उसके पिता भी अब उनके साथ हैं जो पहले उन फोटोज में नहीं थे। यहाँ पर जॉन और उसके पिता आपस में बहुत बातें करते हैं। जॉन अपने पिता से बात कर कर बहुत खुश है, बहुत इमोशनल हो जाता है और वो अपने पिता को बताता है कि उसके दिमाग में 2 यादें हैं। एक वो याद जब उसने अपने पिता को बचपन में खो दिया था और दूसरी वो याद जब उसने अपने पिता के साथ यहाँ पर बहुत सारा वक्त बिताया था। वो अपने पिता को ये भी कहता है कि आपको सिगरेट छोड़नी होगी, नहीं तो आगे चलकर आपको लंग कैंसर हो जाएगा। और उसके पिता इस बात के लिए भी अवेयर हो जाते हैं। वो अपने डैड को ये भी बताता है कि अब वो एक पुलिस वाला है। इसके बाद जब वो रात को सो रहा होता है तो जॉन को अजीब अजीब से हेलुसिनेशन होना शुरू हो जाते हैं। उसे अपने बचपन का रूप दिखता है जहां पर वो रो रहा होता है। वो बहुत परेशान होता है। जॉन को कुछ भी समझ नहीं आता और अगले दिन जब वो पुलिस स्टेशन जाता है तो उसका सीनियर उसे कंकाल का फोटो दिखाता है और वो कहता है कि किसे पता था कि नाइटिंगेल केस की एक और शिकार मिलेगी। ये 10वीं है। नाइटिंगेल 60 और 70 के दशक में नर्सों का कत्ल किया करता था और आज तक वो पकड़ा नहीं गया और ना ही किसी ने उसका चेहरा देखा है। और जब जॉन सुनता है कि उसने 10 मर्डर किए हैं तो पूरी तरह से हैरान हो जाता है। वो कहता है नाइटिंगेल ने सिर्फ 3 कत्ल किए थे। उसका सीनियर कहता है तुम क्या कह रहे हो, तुम खुद इन फाइलों को कई बार देख चुके हो। और जब जॉन एक बार फिर से उन फाइल्स को देखता है तो उन फाइल्स में एक फाइल उसकी मॉम की भी होती है जिसका कत्ल भी उस साइको किलर ने किया है जिसे नाइटिंगेल कहते हैं। उसका असली नाम भी कोई नहीं जानता। ये देखकर वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है और समझ जाता है कि ये सब इसलिए हुआ है क्योंकि इन्होंने टाइमलाइन में छेड़छाड़ की है। उसने अपने पिता को बचाया है। वो सीधा घर जाता है और वो अपनी फैमिली फोटोज देखता है और उसकी फैमिली फोटोज में जहां पहले उसके पिता नहीं थे अब उसकी मॉम नहीं है क्योंकि वो सालों पहले मर चुकी है। इसके बाद एक बार फिर से वो अपने डैड से बात करता है जो कि सन 1969 में है। वो अपने डैड को बताता है कि हमने कुछ ऐसा गलत किया है जिसकी वजह से मम्मा अब जिंदा नहीं है
22 अक्टूबर सन 1969 को उनका किसी ने मर्डर कर दिया। फ्रैंक अपने बेटे से पूछते कैसे, वो उन्हें बताता है कि नाइटिंगेल नाम का एक सीरियल किलर था जो कभी पकड़ा नहीं गया। एक दिन पहले तक पुलिस की रिपोर्ट के हिसाब से उसने सिर्फ 3 औरतों को मारा था और वो तीनों की तीनों नर्सिस थी, लेकिन अब पुलिस की रिपोर्ट के हिसाब से उसने 10 औरतों को मारा है और उसमें एक मामा भी है। लेकिन जिस तारीख को उस सीरियल किलर ने जॉन की मॉम को सन 1969 में मारा था, यानी कि 22 अक्टूबर, अभी उसे आने में पूरा 1 हफ्ता है, यानी कि 1 हफ्ते बाद उसकी मॉम की वहां पर मृत्यु हो जाएगी। जॉन अपने डैड फ्रैंक से कहता है कि अगर हमने उस सीरियल किलर को नहीं पकड़ा तो जिंदगी भर ये गिल्ट हमारे साथ रहेगा। फ्रैंक अपने बेटे से कहता है कि सब हुआ कैसे। जॉन अपने डैड को बताता है कि कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से सब कुछ बदल गया। आपने कल क्या किया था? फ्रैंक उसे बताता है कि पहले मैंने कल तुम्हें साइकिल चलाना सिखाया और जब तुम सो गए उसके बाद मैं हॉस्पिटल तुम्हारी मॉम से मिलने के लिए गया। और वो दोनों समझ जाते हैं कि हॉस्पिटल में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से ये पूरा घटनाक्रम बदल गया, क्योंकि जिस टाइमलाइन में फ्रैंक की मृत्यु हुई थी उस टाइमलाइन में उस वक्त जिस वक्त फ्रैंक अपनी पत्नी से मिलने गया था वो हॉस्पिटल में नहीं थी, बल्कि वो उस जगह थी जहां पर फ्रैंक की मृत्यु हुई थी। और ये दोनों समझ जाते हैं कि हॉस्पिटल में कुछ तो ऐसा हुआ है जिस वजह से सीरियल किलर ने 7 और नर्सिस को मारा, लेकिन इन दोनों को इस बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती। जॉन अपने डैड को कहता है कि हमें उस सीरियल किलर को पकड़ना होगा, नहीं तो हमारे दिल में जिंदगी भर गिल्ट रहेगा कि हमारी वजह से 7 और फीमेल्स मारी गई और एक उनमें से मेरी मॉम भी है। दरअसल जॉन के पास हर एक मर्डर की फाइल होती है, उसकी पूरी डिटेल होती है और वो कहता है कि कल वो अपना चौथा मर्डर करेगा, हमें किसी भी तरह से उसे बचाना होगा। वो अपने डैड को बताता है कि कल वो बार में आएगी और 1 घंटे बाद वो बार के पीछे जाती है जहां पर उसका मर्डर हो जाता है। और अब फ्रैंक भी उस बार में पहुंच जाता है। वहां पर वो नर्स उसे दिख जाती है जो अपनी दोस्तों के साथ होती है और फ्रैंक भी उनके बीच में बैठ जाता है। और सन 1999 में जॉन देखता है कि जिस लेडी का चौथे नंबर पर कत्ल हुआ था उसकी फाइल वहां से गायब हो चुकी है, यानी कि उसका मर्डर हुआ ही नहीं। वो वापस घर आता है और रेडियो पर अपने डैड से बातें करता है। वो अपने डैड से कहता है कि आपने कर दिखाया, उसका जो 5वां शिकार था वो कल होगा। और वो अपने डैड को उस जगह जाने के लिए कहता है। उसके डैड वहां पहुंच जाते हैं और जो हत्यारा यानी कि साइको किलर होता है उसे पता चल जाता है कि फ्रैंक उसका पीछा कर रहा है। और जब फ्रैंक वॉशरूम में होता है तो वो हत्यारा उनके ऊपर हमला कर देता है, जिस वजह से फ्रैंक बेहोश हो जाते हैं। इसके बाद हत्यारा उनकी जेब से वॉलेट निकालता है और वॉलेट से लाइसेंस निकालकर अपनी जेब में रख लेता है। वो उनका वॉलेट वहीं फेंक देता है और इसके बाद वो फ्रैंक को मारने वाला होता है कि तभी वहां पर 2 लड़के आ जाते हैं, इसीलिए वो उन्हें बिना मारे वहां से निकल जाता है। कुछ देर बाद फ्रैंक को होश आता है और वो उस जगह जाता है जहां पर हत्यारे ने 5वीं लेडी को मारा था, लेकिन वो उसे नहीं बचा पाता क्योंकि जब तक वहां पहुंचता है वो हत्यारा उसका कत्ल करके वहां से जा चुका होता है। इस बात से फ्रैंक को बहुत दुख होता है। वो वापस अपने घर आता है और रेडियो पर अपने बेटे से सन 1999 में बात करता है। वो अपने बेटे को कहता है कि मैं उसे बचा नहीं पाया। जॉन अपने पिता से कहता है कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, हम समय में वापस नहीं जा सकते। फ्रैंक अपने बेटे को बताता है कि अब उस हत्यारे के पास हमारा एड्रेस है क्योंकि उसके पास मेरा लाइसेंस है। जॉन कहता है कि आपका वॉलेट ले गया? वो कहते हैं कि नहीं, वॉलेट उसने वहीं फेंक दिया, लेकिन वो उसमें से लाइसेंस निकाल कर ले गया। ये सुनने के बाद जॉन अपने डैड से पूछता है कि वॉलेट कहाँ है। उसके डैड कहते हैं कि वॉलेट मेरे पास है। जॉन कहता है कि हम इस केस को सॉल्व कर सकते हैं। उस वॉलेट में हत्यारे की उंगलियों के निशान है। आप उस वॉलेट को किसी प्लास्टिक बैग के अंदर रखकर ऐसी जगह रख दीजिए जहां पर अगले 30 साल तक कोई भी उसे देख ना पाए। और फ्रैंक ऐसा ही करते हैं। वो उस वॉलेट को एक प्लास्टिक के बैग के अंदर रखकर घर की एक ऐसी जगह पर रख देते हैं जहां पर कोई नहीं देख सकता, और वो जगह वो रेडियो पर अपने बेटे को बता देते हैं। और जब जॉन उस जगह देखता है तो वहां पर वो वॉलेट मिल जाता है, यानी कि पिछले 30 सालों से ये वॉलेट यहाँ पर है। और वो उस वॉलेट से उस हत्यारे की उंगलियों के निशानों को निकाल कर ये जान जाता है कि ये निशान किसके हैं। इस आदमी का नाम जैक शेपर्ड होता है और ये एक पुलिस वाला होता है। और अब जॉन उससे मिलने के लिए जाता है। वो एक बार में होता है, लेकिन अब वो पुलिस की जॉब छोड़ चुका है। वो एक प्राइवेट डिटेक्टिव है और जॉन उसे बताता है कि 60 के दशक में एक केस था जिसे नाइटिंगेल केस कहा जाता था और उसका कातिल आज तक पकड़ा नहीं गया, लेकिन अब वो ज्यादा दिन तक बच नहीं पाएगा। दरअसल वो उसे डायरेक्टली बता देता है कि वो कातिल तुम हो। और ये कहकर वो बाहर से सीधा घर आता है और सन 1969 में अपने डैड फ्रैंक से बात करता है और वो उन्हें कातिल का पता और उसका एड्रेस बता देता है। लेकिन तभी सन 1969 में पुलिस फ्रैंक के
घर आ जाती है। दरअसल जिस चौथी लेडी का कत्ल हुआ था, जिसे फ्रैंक नहीं बचा पाया था, उसके पास उसका लाइसेंस मिला था जो हत्यारा उसकी जेब से निकाल कर ले गया था। और अब पुलिस को यकीन है कि ये कत्ल फ्रैंक ने किया है। और जब फ्रैंक ये सारी बातें रेडियो में अपने बेटे जॉन को बताता है तो पुलिस वाला उसे वहां से ले जाना चाहता है और इसी धक्का मुक्की में रेडियो नीचे गिर जाता है, जिस वजह से रेडियो खराब हो जाता है। और अब सन 1969 में जिस पुलिस वाले ने फ्रैंक को गिरफ्तार किया है, जो उसका दोस्त भी है, वो उसे कहता है कि अगर तुम्हारे ऊपर एक कत्ल साबित हुआ तो बाकी कत्लों के लिए भी तुम्हें आरोपी माना जाएगा, इसीलिए मुझे सब कुछ सच सच बताओ। और वो उसे सब कुछ सच बता देता है। वो कहता है कि जो सीरियल किलर है वो एक पुलिस वाला है जिसका नाम जैक शेफर्ड है, और ये सब मुझे मेरे बेटे ने भविष्य से बताया है, जिससे मैं रेडियो के थ्रू बात करता हूँ। वो पुलिस वाला कहता है कि कैसे मैं इन बातों पर विश्वास कर सकता हूँ। फ्रैंक कहता है कि अभी जो बेसबॉल का मैच होने वाला है, मैं उसके बारे में जो बताऊंगा उस मैच में वैसे ही होगा। और वो उस मैच के बारे में बहुत सारी बातें बताता है, लेकिन उसके दोस्त पुलिस वाले को उस पर विश्वास नहीं होता। तभी वहां पर फ्रैंक की पत्नी भी आ जाती है, और ये पुलिस वाला जो फ्रैंक की पत्नी को जानता है, ये उसका भी दोस्त है, उससे बात करने चला जाता है। यहाँ पर बेसबॉल के मैच की वजह से बहुत ज्यादा शोर होता है, इसीलिए वो दोनों रेस्टोरेंट जाते हैं। वहीं जिस सेल में फ्रैंक को बंद किया होता है वहां पर जैक आ जाता है, क्योंकि जैक को भनक लग गई होती है कि इसे पता चल चुका है कि मैं ही कातिल हूँ, और वो उसे गोली मारने वाला होता है कि तभी उस सेल के अंदर एक पुलिस वाला आ जाता है। फ्रैंक उसे कहता है कि मुझे मारना चाहता है, लेकिन जैक उस पुलिस वाले को अपना पुलिस का आईडी दिखाता है, इसीलिए उसे उस पर शक नहीं होता। और इससे पहले कि वो उसे दोबारा मारता, फ्रैंक फायर अलार्म के सामने आग जला देता है, जिससे चारों तरफ पानी गिरना शुरू हो जाता है और वो यहाँ से भाग जाता है। और यहाँ से भागने के बाद सीधा वो जैक के घर पर जाता है, क्योंकि उसके बेटे जॉन ने बताया था कि जैक जिसका भी मर्डर करता है उसका एक गहना वो हमेशा अपने पास रखता है। और जब वो उसके घर की तलाशी ले रहा होता है तभी वहां पर जैक भी आ जाता है, और जैक देख लेता है कि फ्रैंक को वो गहनों का बक्सा मिल चुका है। और जब वो उसे लेकर भाग रहा होता है तो जैक पीछे से उस पर गोली चलाता है, जिसकी वजह से वो बॉक्स वहीं पर गिर जाता है। फ्रैंक उसके घर से भागने में कामयाब हो जाता है, लेकिन जैक उसका पीछा करता है। दोनों की दोनों तालाब में गिर जाते हैं, जहां पर फ्रैंक जैक को मार देता है। वहीं दूसरी तरफ रेस्टोरेंट में वो पुलिस वाला जिसे फ्रैंक ने सब कुछ सच सच बताया था, जब वो बेसबॉल का मैच देखता है तो उस बेसबॉल के मैच में एग्जैक्टली वही होता है जो फ्रैंक ने उसे बताया था। और वो समझ जाता है कि फ्रैंक ने जो भी उससे कहा है वो सब कुछ सच है, इसीलिए वो जैक के घर पर जाता है और वहां पर उसे वो सारी ज्वेलरी मिल जाती है जो जैक ने लड़कियों को मारने के बाद अपने पास रखी थी। और वो पुलिस वाला समझ जाता है कि जैक ही अपराधी है। वो जैक की लाश को तालाब में ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें लाश नहीं मिलती। फ्रैंक घर पर वापस आकर रेडियो ठीक करता है और एक बार फिर से अपने बेटे से बातें करना शुरू करता है। जॉन अपने पिता को कहता है कि अगर तुमने उस हत्यारे को मार दिया तो मैं अपनी मॉम को फोटो में क्यों नहीं देख सकता। दरअसल उसकी मॉम अभी भी फोटो में नहीं होती और ना ही जॉन की यादें बदली होती हैं। लेकिन इससे पहले कि ये दोनों कुछ सोच और समझ पाते, सन 1969 में फ्रैंक के ऊपर जैक हमला कर देता है। दरअसल वो जिंदा होता है और यहाँ सन 1999 में जैक का ही वो रूप जो बूढ़ा है वो जॉन के ऊपर हमला कर देता है, क्योंकि जॉन ने रेस्टोरेंट में उसे कहा था कि नाइटिंगेल मर्डर केस के पीछे तुम ही हो और बहुत जल्द तुम सलाखों के पीछे होंगे। अब सन 1969 में फ्रैंक के ऊपर और सन 1999 में जॉन के ऊपर दोनों ही जगह जैक हमला कर रहा है। और वो सन 1999 में जहां पर फ्रैंक का बेटा जॉन है, जैक उसका गला पकड़कर दूसरे हाथ से उसे गोली मारने वाला होता है कि तभी सन 1969 का जो फ्रैंक होता है वो सन 1969 में जहां पर जैक जवान है उसके हाथ में गोली मारता है, जिससे उसका हाथ फट जाता है। जैक वहां से भाग जाता है और सन 1999 में ये दिखाया जाता है कि जैक का हाथ अपने आप ही गलना शुरू हो जाता है और साथ ही साथ घर की सारी चीजें अपने आप ही बदलना शुरू हो जाती है, क्योंकि पास्ट पूरी तरह से बदल चुका है। और इससे पहले कि जैक जॉन को गोली मारता, वहां पर जॉन के पिता फ्रैंक आ जाते हैं जो कि बूढ़े हैं और वो जैक को गोली मार देते हैं। सन 1969 में जैक भाग गया था, लेकिन अब सन 1999 में उसे मार दिया गया है, यानी कि पास्ट पूरी तरह से बदल गया था, इसीलिए अब प्रेजेंट भी बदल चुका है। जॉन की मॉम भी जिंदा होती है और इनके जीवन में जो भी परेशानियां थी अब वो सब पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। जॉन जिसका अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया होता है, अब वो उसकी वाइफ होती है और उसका एक बेटा भी होता है। और इसी के साथ ये कहानी, ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। इस कहानी में कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको जानना समझना जरूरी है, जैसे कि जब जॉन ने अपने पिता फ्रैंक को मरने से बचाया तो पूरा अतीत
कैसे बदल गया, कैसे उस कातिल ने जिसका नाम जैक था, जिसने सन 1999 तक मात्र 3 कत्ल किए थे, कैसे उसने 10 कत्ल किए। दरअसल जब फ्रैंक की मृत्यु हुई थी उस दिन फ्रैंक की पत्नी हॉस्पिटल से, जो कि हॉस्पिटल में नर्स थी, वो जल्दी निकल जाती है। लेकिन जब फ्रैंक की मृत्यु नहीं होती तो वो हॉस्पिटल में रहती है और वहां पर एक मरीज को दिखाया जाता है जिसे डॉक्टर गलती से गलत दवा देने वाला होता है और अगर उसे वो दवा दे देता तो उसकी मृत्यु हो जाती। और ये मरीज और कोई नहीं बल्कि जैक होता है, जो अब तक 3 कत्ल कर चुका होता है। फ्रैंक की पत्नी डॉक्टर को दवा देने से रोक देती है, जिस वजह से उसकी मृत्यु नहीं होती और आगे चलकर वो 10 और कत्ल करता है और पूरा अतीत बदल जाता है। दूसरा सवाल ये कि कैसे जॉन और उसके पिता फ्रैंक 30 साल के अंतराल में एक दूसरे से बात कर पाते हैं। दरअसल ये सब कुछ अरोरा बोरेलिस तरंगों की वजह से होता है, जिस वजह से पृथ्वी के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बहुत ज्यादा हाई चार्ज हो जाते हैं और 30 साल में ये सिर्फ 2 बार हुआ था। और एक यही कारण था कि ये दोनों पिता और बेटे एक दूसरे से 30 साल के अंतराल में बात कर पा रहे होते हैं। हालांकि रियल लाइफ में इसका कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन फिल्म में एक कहानी बनाने के लिए इसे दर्शाया गया है। तीसरा ये कि सन 1969 से सन 1999 में फ्रैंक कैसे आता है। आपको याद होगा जब फ्रैंक ने जैक के हाथ में गोली मारी थी तो सन 1999 में जॉन के घर पर सब कुछ बदल जाता है। दरअसल फ्रैंक को पता होता है कि दूसरी बार उसकी मृत्यु लंग कैंसर से होने वाली थी, इसीलिए वो सिगरेट पीना छोड़ देता है और जब वो पास्ट में मरा ही नहीं तो वो फ्यूचर में कैसे मर सकता है। इसीलिए सन 1999 में वो आकर जैक को गोली मार देता है। तो ये थी पूरी कहानी फ्रीक्वेंसी मूवी की। ये मूवी ईयर 2000 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 7.3। इस मूवी का बजट था $31 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी $69 मिलियन की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।